नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका भारत के विकासीय प्रक्रिया में भारत के युवाओं के लिए क्या योगदान रहा है, उसी पर मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। और राजीव गांधी को युग पुरुष या शाश्वत पुरुष क्यों कहा जाता है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा। शाश्वत का मतलब होता है कि वह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। व्यक्ति मर जरूर जाता है, लेकिन उसका विचारधारा जिंदा रहता है। उनका विचारधारा का प्रभाव देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर पड़ता है, देश के कानून पर पड़ता है, देश के वैधानिक संवैधानिक प्रावधानों पर पड़ता है। पीछे भी पड़ा था, आगे भी पड़ता रहेगा। उसी के संदर्भ में मैं अपनी बातों को आप लोग के समक्ष रख रहा। तो पहली बात कि राजीव गांधी ने जब उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद तीन महीना के बाद जो सरकार का गठन हुआ, जो कांग्रेस के नेतृत्व में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में 414 सीटें प्राप्त हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि वो देश के इकलौते प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 400 से ज़्यादा सीटें जीती। उसी की बराबरी करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के सामान्य निर्वाचन में घोषणा किया था कि अब की बार 400 पार। लेकिन किसी व्यक्ति से अपने आप को तुलना करना अच्छी बात है, लेकिन वह स्थान प्राप्त करना या वहाँ तक पहुँचना कैसे संभव है, इस पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 400 पार की नारा जरूर दिया, लेकिन ये आ गए 240 पे, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कभी भी 400 पार के नारा नहीं दिया था, लेकिन वो 400 पार कर गए। तो उनको 400 पार करने का जो भी कारण हो, लेकिन उनका जो भारत के संदर्भ में जो काम रहा, वो पहला तो यह रहा कि जो उस समय का कॉन्सेप्ट आया राम गया राम का चल रहा था, जो निर्वाचन जीतने के बाद बार बार जो पार्टियां बदल लेते थे सरकार बनाने के लिए, सत्ताधारी दल के साथ चलने के लिए, तो उसे रोकने के लिए राजीव गांधी ने 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा एक कानून लाया, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि कोई भी दल के अंदर से विधायक या सांसद तभी अपने दल को तोड़ सकते हैं जब वे अपने दल के सदस्यों का कम से कम 1/3 सदस्य उनके साथ रहे, तभी वो अलग पार्टी बना सकते हैं, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसी का आगे संशोधन करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 91st अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसे और मजबूत किया और उन्होंने कानून के द्वारा प्रावधान किया कि पार्टी के अंदर
अलग पार्टी बनाने के लिए या ये पार्टी को तोड़कर अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ये कहीं न कहीं राजीव गांधी की ही देन थी। उसके बाद जो उस समय निर्वाचन में जो मताधिकार का जो प्रावधान था वो 21 वर्ष के उम्र के लोग ही निर्वाचन में मतदान कर सकते थे, लेकिन राजीव गांधी ने उसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। उसका कारण यह भी था कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष किया गया। 21 वर्ष लोगों का कहना था कि 21 वर्ष मतलब किया जाए, लेकिन वो जो निर्वाचन में भाग लेने का जो उम्र था वो 25 वर्ष है। तो उसको ध्यान में रख करके ही ये अभी चूँकि पंचायत के निर्वाचन में भाग लेने के लिए 21 वर्ष का उम्र का प्रावधान है, और उस समय भी राजीव गांधी ने ही पंचायतों के निर्वाचन के लिए और पंचायत को अपना अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रावधान वो राजीव गांधी के समय में ही किया गया, लेकिन वह किसी कारणवश से वह कानून पारित नहीं हुआ। इस तरह से निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो युवाओं के लिए जो उम्र का प्रावधान किया गया वह 18 वर्ष किया गया। उसके बाद आप आगे चले तो आप देखेंगे कि उस समय पंजाब, असम, मिजोरम जैसे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद, उग्रवाद अपने चरम सीमा पर था, जिसका नियंत्रण स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा किया गया। उस समय श्रीलंका में LTT के जो उग्रवादी थे आतंक मचाए हुए था, और ऐसा माना जा रहा था कि श्रीलंका टूटने के कगार पे पहुंचा हुआ, जहां पे UN के कहने पर शांति सेना भेज करके वो LTT के उग्रवादियों को कंट्रोल किया, और तब श्रीलंका में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। उसी का परिणाम हुआ कि राजीव गांधी को 21 मई 1991 ईस्वी में चुनाव के प्रचार के दौरान एक आत्मघाती महिला द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो इस संदर्भ में एक देशभक्ति शेर भी है कि शहीदों को चितावे पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वाले को यही निशा होगा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी वो कहीं न कहीं देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए दी, क्योंकि जब पड़ोसी सुरक्षित होता है, पड़ोस में शांति व्यवस्था स्थापित होती है, तभी अपना घर, अपना देश, अपना समाज भी सुरक्षित होती है। जिसकी शांति के लिए राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, उनकी हत्या की गई। आगे चल कर के शाहबानो केस में उन पर तरह तरह के आरोप लगाया गया, और विपक्षी दल भी लगाते हैं आज के कि राजीव गांधी ने मुस्लिमों का जो 3 तलाक से संबंधित जो मामला था उसको उन्होंने संसद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अतिक्रमण करके संसद में कानून बना करके उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो सड़क पर उतर गए, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो लीडर थे इन पर दबाव बनाने लगे, तब उनको ऐसा करना पड़ा। तो इस संदर्भ में भी नागार्जुन का कविता के 2 पंक्तियाँ सही साबित होती है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। इसका मतलब यह होता है कि जनता जब उन पर प्रेशर बना रही थी, राजीव गांधी पर जो
मुस्लिम संप्रदाय के लोग सड़क पर उतर गए, इन पर प्रेशर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब देश की जनता, हिंदू मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी उन पर प्रेशर बना रहे थे कि इन्होंने गलत किया है, तो उसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जब जनता मुझसे पूछ रही थी तो मैं साफ कहूँगा, मुझे इसको कहने में या इस कानून के बारे में बताने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैंने ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया था उसको मैंने क्यों पलटा। तो इस तरह से देखा जाए तो राजीव गांधी का जो कंट्रीब्यूशन रहा देश समाज के लिए, चाहे वो कंप्यूटर लाने की बात हो, चाहे रेलवे में आरक्षण लाने की बात हो, या टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात हो, 6 प्रौद्योगिकी संस्थानों का जो उन्होंने स्थापना की सैम पित्रोदा के नेतृत्व में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इस तरह से जो राजीव गांधी के जो कंट्रीब्यूशन रहा देश के लिए जो रहा, उनके समय में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो देश के लिए जो किया गया है वो नहीं मिट सकता। थैंक्स।